This is the subject law and development. For general elective it is semester 6. Okay, so today we will start with unit 1, introduction. Okay, unit 1, introduction to economic development. Okay, role of law and institution in economic development. हम चैप्टर नंबर 1 जो हमारा लेसन 1 है, क्या है? रोल ऑफ लॉ एंड इंस्टीट्यूशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ये कैसे जो लॉ है, जो कानून है और जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे हमारी कैसे हेल्प करते हैं इकोनॉमिक को डेवलप करने में. उसके लिए हमें सबसे पहले वी शुड नो व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता क्या है? तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है? इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस. ये कॉन्टिन्यूस है, ये नहीं है कि एक बार हम इस बेंचमार्क तक पहुंच गए तो पहुंच गए, उसके बाद वी विल स्टॉप. नो, इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस. ओके, इट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस जो क्या करता है? इम्प्रूविंग इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन. जो हेल्प करता है इकोनॉमी, सोशल और पॉलिटिकल कंडीशंस को क्या करने में? इम्प्रूव करने में. इट इनकम्पासेस इंडस्ट्रियलाइजेशन. इसके अंदर क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन यू वेरी वेल नो. टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होती है और गवर्नेंस एनहांसेस. ओके, एनहांसमेंट. तो क्या इट इनकम्पासेस इंडस्ट्रियलाइजेशन. इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनकम्पासेस इंडस्ट्रियलाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस एंड गवर्नेंस एनहांसमेंट. ग्रोथ के लिए क्या चाहिए होता है? हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए जो न्यूट्रल हो, स्टेबल हो और ट्रस्टवर्दी. न्यूट्रल क्यों हो? ज़्यादा हाई ज़्यादा लो विल डिस्टर्ब द ग्रोथ. ओके, स्टेबल होना चाहिए, डायनामिक होगा दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट. ठीक है, ग्रोथ के लिए ग्रोथ नहीं हो पाएगी ढंग से. एंड ट्रस्टवर्दी which is provided by robust legal and institutional framework. robust का मतलब क्या होता है? healthy. स्ट्रॉन्ग मतलब इतना स्ट्रॉन्ग, इतना मतलब होना चाहिए, इतना हेल्दी, इतना स्ट्रॉन्ग, इतना मस्त होना चाहिए हमारा लीगल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो हमें क्या प्रोवाइड कर सके? एक ऐसा इन्वायरमेंट जो क्या हो? न्यूट्रल हो, स्टेबल हो, ट्रस्टवर्दी हो. बिकॉज लीगल और इंस्टीट्यूशन ही तो हमें न्यूट्रल इन्वायरमेंट देंगे, स्टेबल इन्वायरमेंट देंगे. अगर देश के अंदर इफ इन आर कंट्री देयर विल बी दंगे फसाद चल रहे हैं और मतलब ये सब हो रहा है, तो कहाँ से उस कंट्री की ग्रोथ होगी? टेररिज्म चल रहा है, कहाँ से उस कंट्री की ग्रोथ हो जाएगी? कभी अब लाइक आई डोंट वांट टू नेम एनी कंट्री, कोई भी आप ले लो, यहाँ पे टेररिज्म होता है, उसकी कहाँ से ग्रोथ हो जाएगी? इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहाँ से होगी बेटा? ग्रोथ रिक्वायर्स अ न्यूट्रल, स्टेबल एंड ट्रस्टवर्दी एनवायरनमेंट. ठीक है, जो कौन प्रोवाइड करेगा? लीगल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क. और वो भी कैसा होना चाहिए? रोबस्ट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए. सबका होता है, सबका लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क होता है, लेकिन वो होना भी तो अच्छा चाहिए, मजबूत होना चाहिए. ठीक है. पोस्ट 1947 के बाद एंड नोटेबली आफ्टर द 1991 deregulation policies, India emerged as a rapidly expanding economy driven by continuous institutional reform. 1991 में क्या हुआ था? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे. ठीक है, आपने 11th-12th में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 के बारे में पढ़ा भी होगा, शायद उससे पहली वाली क्लासेस में पढ़ा होगा. इकोनॉमिक तो सिर्फ पहले आ जाती है, तो हमने तब भी पढ़ा होगा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में. तो वही दे रखा है कि 1947 के बाद और स्पेसिफिकली 1991 के बाद जो डीरेगुलेशन पॉलिसीज आई थी, उसकी वजह से इंडिया ने एमर्ज किया था. रैपिडली एक्सपैंडिंग इकोनॉमी, बहुत जल्दी हमारी इकोनॉमी जो है एक्सपैंड हुई थी, इकोनॉमी ड्रिवन हुई थी बाय कंटिन्यूअस इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स. ओके, नेक्स्ट सेकेंड, रोल ऑफ लॉ इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अब इकोनॉमी के डेवलपमेंट में लॉ का क्या हाथ है? कैसे लॉ जो है हेल्प कर सकती है इकोनॉमी की डेवलपमेंट में? हमने अभी पढ़ा, एक बार आई विल जस्ट रीड आउट सो दैट थोड़ा सा क्लियर हो जाए, आप लिख पाओ क्वेश्चन. सॉरी, क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट? क्या होती है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस. ओके, मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस जो इम्प्रूव करती है इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन. कैसे? क्योंकि इसके अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इट इंक्लूड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड गवर्नेंस एनहांसमेंट. और ग्रोथ के लिए क्या चाहिए होता है? हमें न्यूट्रल, स्टेबल और ट्रस्टवर्दी एनवायरनमेंट चाहिए, जो कि हमें कौन प्रोवाइड करेगा? लीगल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, जो कि क्या होना चाहिए? रोबस्ट होना चाहिए, तभी वो दे सकता है. और 1991 के बाद से जब से डीरेगुलेशन पॉलिसीज आई है, तब से इंडिया एक रैपिडली एक्सपैंडिंग इकोनॉमी बन गया है, जिसके अंदर कंटिन्यूअस इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हो रही.
Second, role of law in economic development. Laws prescribe the relation between citizens, business, and authorities, bringing down uncertainty and assuring orderly economic activity. लोग क्या प्रोवाइड कर रही है? रिलेशन किसके बीच में? सिटीजन्स के, बिजनेस के और अथॉरिटीज के, जो कम करती है अनसर्टेनिटीज को, जो आगे जो फ्यूचर में हमने बोला ना हमें कैसा एनवायरनमेंट चाहिए बेटा, कैसा प्रोवाइड करें हमें लीगल और इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क, न्यूट्रल, स्टेबल, वो कैसे बनेगा? जब उनके जो रिलेशंस है किसके बीच में? सिटीजन्स के, बिजनेस के, अथॉरिटीज के, वो अनसर्टेनिटीज को कम करें। अनसर्टेनिटी को कम करोगे तभी तो डायनामिक नहीं रहेगा, तभी तो जो एनवायरनमेंट है वो क्या रहेगा? स्टेबल रहेगा, है ना, स्टेबल रहेगा। एंड एश्योरिंग ऑर्डरली इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिससे ढंग से ऑर्डरली तरीके से हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सके। ठीक है। ए, प्रॉपर्टी राइट्स। लॉ के अंदर ही, कानून के अंदर ही सबसे पहले प्रॉपर्टी राइट्स, और उसके लिए फिर प्रॉपर्टी राइट्स हमें कैसे इकोनॉमी को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ओके, चलो। प्रॉपर्टी राइट्स assure people and businesses that they own and can dispose of resources, which is vital for wealth creation. Unformalized property ownership hinders agricultural and industrial growth. मतलब जो हमारे प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, आपको पता है प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं? जैसे मैंने मान लो कि ये बिल्डिंग है, कि बिल्डिंग मैंने खरीदी, ओके, तो ये मेरी प्रॉपर्टी पे राइट हो गया, मेरे को उसके एक प्रॉपर्टी डीड बनती है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होता है, हमारी प्रॉपर्टी डीड बनती है, राइट। तो वो हमारी क्या होगी? मेरी क्या होगी? वो प्रॉपर्टी राइट होगी, जो मेरे को क्या करेगी? अश्योर करेगी। ठीक है, क्या करेगी? कि दे ओन, मैं मालिक हूँ, इसकी मालकिन हूँ इस बिल्डिंग की, मैं ओन करती हूँ इसको। कैन डिस्पोज ऑफ रिसोर्सेज विच इज़ वाइटल फॉर वेल्थ क्रिएशन, और मेरे को जब ज़रूरत पड़ेगी पैसों की तब मैं वो बिल्डिंग बेच सकती हूँ, ताकि मेरी वेल्थ क्रिएट हो। और बाकी ऐसे ही तो इकोनॉमी भी डेवलप होती है, क्योंकि पैसे आना जाने, जब मनी का फ्लो हो रहा है, दैट इज ओनली इकोनॉमी, तभी वेल्थ क्रिएशन होगी। कि मैंने जब खरीदा, तो जिससे भी XYZ से खरीदा उसको पैसे मिले होंगे, उसकी वेल्थ क्रिएट हुई होगी, फिर मेरा एक एसेट बन गया, ओके। एंड जब मैंने ये एसेट बेचा तो मेरे पास जो पैसे आए वो मेरी वेल्थ क्रिएशन हो गई। ऐसे ही करके जब वही तो होता है, क्योंकि इकोनॉमी होता क्या है बेटा? व्हाट इज इकोनॉमी? एनीथिंग रिलेटेड टू प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन ऑफ गुड एंड सर्विसेज। तो इसमें यहाँ पे क्या हुआ? सबसे पहले जब मैंने खरीदा उसको, तो मैं कंज्यूम करने के लिए खरीदी, फिर मैं उसको बेच रही हूँ एक तरीके से, तो सामने वाला है वो उसको कंज्यूम करेगा गुड या सर्विसेज को। इसी से क्या करते हैं? मैनेजमेंट ऑफ मनी एंड वेल्थ, ओके। तो इससे वेल्थ क्रिएशन हो जाती है। अनफॉर्मलाइज्ड प्रॉपर्टी ओनरशिप हिंडर्स एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। बेटा अगर अनफॉर्मलाइज्ड प्रॉपर्टी ओनरशिप होगी, जैसे वो क्या बोलते हैं उनको, जो बिल्डिंग्स होती हैं, जो क्या बोलते हैं वो, गुमनाम प्रॉपर्टी बोलते हैं ना, तो उनमें क्या होता है? उन प्रॉपर्टीज का कोई मालिक होता नहीं है, डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं कि ये मेरा ही हुआ, ऐसे है वैसे। बेनाम प्रॉपर्टी, सॉरी गुमनाम नहीं, बेनाम प्रॉपर्टी। तो क्या होता है? अनफॉर्मलाइज्ड प्रॉपर्टी ओनरशिप हिंडर्स एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। जो जैसे मान लो हमारे पास अनफॉर्मलाइज्ड प्रॉपर्टी कौन सी होती है? जो फॉर्मल नहीं है, जिनका अभी तक मतलब लिखित में है नहीं, हमारे पास प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है किसी एक पर्टिकुलर के पास, किसी के पास उसका एक परफेक्ट मजबूत नहीं, जो लॉ में हम मान सके कि हाँ लीगली यू हैव द प्रॉपर्टी राइट्स, वो नहीं होता है। उनको बोलते हैं बेनामी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अनफॉर्मलाइज्ड प्रॉपर्टी ओनरशिप हिंडर्स, अब ये जो बेनामी प्रॉपर्टी होती है क्या कहते हैं? हिंडर करती है, दिक्कत डालती है किसमें? एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ओके। बेस्ट एग्जाम्पल, ओके, आई हैव, मतलब इसके अंदर मैंने PDFs के अंदर एग्जाम्पल्स वगैरह भी डाले, सो दैट इट कैन बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। द इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च द डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, जिसको DILRMP भी बोलते हैं, कि डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम by electronically recording land and restructuring tenancy laws. It uses technology to improve administration, thereby reducing continuous rural property disputes and unlocking economic potential. क्या किया इंडियन गवर्नमेंट ने? क्या लॉन्च किया? डिजिटली वो डालेंगे, ताकि हमारे पास कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह की भाई नकली वकली बना के आ गए हैं जो भी है, उन सब में दिक्कत ना हो कॉन्ट्रैक्ट्स में, और डिजिटली आप अपना रिकॉर्ड जो है लिखवा सकते हो, इलेक्ट्रॉनिकली आप रिकॉर्ड कर सकते हो लैंड को,
और रिस्ट्रक्चर कर सकते हो टेनेंसी लॉज को। क्या करते हैं, इट यूजेस टेक्नोलॉजी, क्या यूज़ किया, टेक्नोलॉजी यूज़ करी, इम्प्रूव हुआ एडमिनिस्ट्रेशन, देयर बाय रिड्यूसिंग कॉन्टेंशियस रूरल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, जो रूरल प्रॉपर्टी जो डिस्प्यूट चल रहे होते थे वो रिड्यूस होगा इससे, और जिससे जो हमारा इकोनॉमिक पोटेंशियल है वो अनलॉक हो गया, जो हमारे यहाँ पे हिंडर कर रहा था, जो हमें यहाँ पे हिंडर कर रहा था वो अब नहीं करेगा या कम करेगा, लेस। ओके, नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी राइट्स फिनिश। नाउ कॉन्ट्रैक्ट लॉ एंड बिजनेस ट्रांजेक्शन। एक होता है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट लॉ। कॉन्ट्रैक्ट लॉ क्या होता है? ओके, कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट एज अ हब ऑफ कमर्शियल ट्रांजेक्शंस, ठीक है। एनफोर्सेबिलिटी मोटिवेट्स इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक ट्रेड। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इज द प्राइमरी फ्रेमवर्क. I guess some students have also read already Indian Contract Act 1872 नहीं, तो इसका एक मोटा मेन क्रक्स क्या है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, मतलब उसके अंदर बहुत सारी और भी सेक्शंस हैं वगैरह वगैरह हैं, इसके अंदर पूरा एक्ट है ये, लेकिन बेसिकली इज अ कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड, इसकी डेफिनेशन मान लो है, डिफाइंड एज एन एग्रीमेंट, ओके, एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। मतलब क्या, जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो क्या है एक एग्रीमेंट है जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। मतलब हमने कोई सा भी एग्रीमेंट किया, लेकिन अगर वो लॉ मानता है, वो एग्रीमेंट को अगर लॉ मान रहा है या लॉ लीगल है वो, तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वो एग्रीमेंट हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। हमने कोई भी एग्रीमेंट किया, उस पर वो अगर लीगली हम दिखा सकते हैं उसको, वो लीगली पावरफुल है, इन्फोर्सेबल है बाय द लॉ, तो वो एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होते हैं क्या है, एज अ हब ऑफ कमर्शियल ट्रांजेक्शंस। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे कमर्शियल ट्रांजेक्शंस होते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शंस होते हैं, तो उसको हब कहते हैं। एनफोर्सेबिलिटी मोटिवेट्स इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक ट्रेड। वो क्या करता है, मोटिवेट करता है इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ट्रेड को, कॉन्ट्रैक्ट लो करता है। बिकॉज कोई भी अगर प्रॉब्लम आए कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में, तो दे हैव अ लॉ टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, so that's why it motivates international domestic trade। कि कोई भी हमारे बिजनेस में दिक्कत आती है, तो we have a law which can save us, which can provide us मतलब करेक्ट वो हमारे जजमेंट दे सकते हैं। जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है वो ही प्राइमरी फ्रेमवर्क है इन सब के लिए। देखो फॉर एग्जांपल कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट में टू कॉम्बैट जुडिशियल डिलेज इन कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट। अब हमने पहले पढ़ा ताकि जो बेनामी प्रॉपर्टी जो होती है उनमें दिक्कत ना आए, तो इसने डिजिटल कर दिया, राइट। तो यहाँ पर क्या है, कॉमर्शियल कोर्ट्स एक्ट, मतलब क्या है यहाँ पर। अब देखो बेटा, कोई भी बिजनेस है उसमें डिस्प्यूट्स तो होंगे, राइट, बिकॉज there has been disputes involving contracts which is normal due to the nature of business environment, right? क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट का नेचर ये है कि थोड़ा बहुत डिस्प्यूट वगैरह हो ही जाता है। लेकिन क्या हो रहा था बाबू, बट सच डिस्प्यूट्स हैव बीन ड्रैग्ड ड्यू टू द जुडिशियल सिस्टम। ये जुडिशियल सिस्टम की वजह से आपको पता ही डेट पे डेट आती रहती है और आगे बढ़ती जाती है, और वो ड्रैग होता है बहुत ज़्यादा, तो जल्दी से कंक्लूजन नहीं निकल पाता, पता नहीं चल पाता, इसका रिजल्ट नहीं आ पाता। तो जिसकी वजह से क्या किया, टू कॉम्बैट द जुडिशियल डिलेज, इन जुडिशियल डिलेज को कॉम्बैट करने के लिए, इन सब से प्रिवेंशन लाने के लिए, इन कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट्स इंडिया ने इस्टेब्लिश एक स्पेशल कोड अंडर 2015 कमर्शियल कोड एक्ट, एक न्यू एक्ट लेके आए, न्यू स्पेशल कोड्स लेकर आए। इसमें क्या हुआ, दिस फास्ट ट्रैक्स commercial disputes creating a conducive environment for both local and foreign investment। मतलब ये जो है फास्ट ट्रैक कॉमर्शियल डिस्प्यूट, ये क्या करते हैं जल्दी, मतलब यहाँ पे डिले नहीं होता, जैसे जो हो रहा था पहले वो डिले नहीं होता। उसमें क्या होता है फास्ट ट्रैक कॉमर्शियल डिस्प्यूट, जो कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स हो रहे थे उनको फास्ट ट्रैक करते थे, जल्दी से कंक्लूजन देते, जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। जो उनका डिस्प्यूट फटाफट से ख़त्म करके इनको ख़त्म कर देते हैं। ओके, क्रिएटिंग अ कंडक्टिव एनवायरनमेंट फॉर बोथ और ये लोकल के लिए भी है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए भी है। थर्ड, लेबर लॉज एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। लेबर लॉज पता है ना,
जो किसके लिए बनाया जाता है, जो वर्कर्स होते हैं, वर्क कॉन्ट्रैक्ट पता है ना, वर्क कॉन्ट्रैक्ट इसी में आता है। लेबर लॉज एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, हिस्टोरिकली स्ट्रिक्ट लेबर लॉज डिस्करेज हायरिंग एंड एक्सपैंडेड इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, राइट। क्या हो रहा था बेटा, वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स के अकॉर्डिंग, मतलब जो होता है वर्क कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, यहाँ पे भी देखो कॉन्ट्रैक्ट आया, ऊपर जो है एग्रीमेंट नहीं आया, बिकॉज इट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। हिस्टोरिकली स्ट्रिक्ट लेबर लॉज डिस्करेज हायरिंग बिकॉज इट वाज स्ट्रिक्ट, कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, अंडर 18 नहीं होने चाहिए, उनको इतने वेजेस हो गए, मिनिमम इतने आवर्स तक ही, मतलब मैक्सिमम इतने आवर्स तक ही काम करा सकते हो, मिनिमम आपको इतनी वेजेस देनी पड़ेगी, और बहुत सारे एक्सवाइजी, फिर उनको यूनियन रखने का भी वो था। तो उसकी वजह से ये स्ट्रिक्ट लेबर लॉज की वजह से हायर करने में डिस्करेज होते थे। कौन, मालिक, जो एम्प्लॉई है, जो एम्प्लॉयर है वो डिस्करेज होता था कि वो हायर करे, बिकॉज इतना झंझट। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट देनी स्टार्ट कर दी, मतलब वो लीगली नहीं होती थी, इलीगल तरीके से। द गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली कंसोलिडेटेड न्यूमरस लॉज, उन्होंने जो बहुत सारे लॉज थे उनको एक कंसोलिडेट कर दिया, इन सबको एक जगह कर दिया, कंसोलिडेट यानी इकट्ठा कर दिया, इन सबको एक बना दिया, अगर 10 थे तो उनको एक बना दिया, मतलब बहुत सारे लॉज को यूनिट कर दिया, एक बना दिया। has recently consolidated numerous laws into middle way approach to balance market flexibility and workers right, ताकि मार्केट में भी फ्लेक्सिबिलिटी रहे, एम्प्लॉयर को भी दिक्कत ना हो और एम्प्लॉय को भी दिक्कत ना हो, दोनों को ही दिक्कत ना हो, एक मिड वे ले आए, क्योंकि सबसे स्टार्टिंग में क्या होता है, लेबर को दिक्कत आती है, इसलिए वो उनके लिए रूल्स लेके आए, तो मालिकों के लिए सजा हो गई, तो फिर दोनों को ही प्रॉब्लम ना हो, इसलिए वो मिडिल वे में लाए और क्या किया, बैलेंस कर सके वो मार्केट फ्लेक्सिबिलिटी एंड वर्कर्स राइट को भी। तभी स्टेबिलिटी इज इम्पोर्टेंट, तभी क्या बोलते हैं, क्या होना चाहिए यहाँ पे, हमने क्या पढ़ा था सबसे ऊपर, क्या होना चाहिए यहाँ पे, न्यूट्रल होने चाहिए, स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट में, और वही प्रोवाइड कर रहे हैं लीगल फ्रेमवर्क, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क हमारा, ठीक है, ताकि हम ग्रोथ कर सके। ओके, द 4 न्यू लेबर कोड्स, कोड ऑन वेजेस, मैंने बताया कि वेजेस इतनी होनी चाहिए, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल सिक्योरिटी, क्योंकि देखो जैसे क्रैकर्स की अगर फैक्ट्री ले लो, तो उनके लिए जो वर्कर्स हैं उधर, उनके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन है वो, राइट। जैसे यहाँ पे देखो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, राइट, उनके लिए क्या है सॉरी, सेफ्टी होनी ज़रूरी है, उनको तो सबसे ज़्यादा खतरा है, तो उनकी सेफ्टी के लिए, हेल्थ के लिए, वर्किंग कंडीशन के लिए, उनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए और इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए और कोड ऑन वेजेस के लिए उन्होंने क्या बनाया था, 4 न्यू लेबर कोड्स बनाए थे। ओके, नेक्स्ट, रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन, अभी हमने लॉ के बारे में पढ़ा, नाउ इंस्टीट्यूशन कैसे हेल्प करता है, राइट, इन ग्रोथ। So, institutions are the formal and informal constraints, जैसे कि policies, rules, norms, ठीक है, फॉर्मल भी हो सकते हैं, इनफॉर्मल कॉन्स्टेंट्स भी हो सकते हैं, जो क्या करते हैं, गाइड करते हैं सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एक्शंस, दैट गाइड सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एक्शंस। इंस्टीट्यूशन आर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कॉन्स्टेंट्स, मतलब इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो फॉर्मली ले लो चाहे इनफॉर्मल ले लो, कॉन्स्टेंट होते हैं, कॉन्स्टेंट यानी लिमिट करके रखते हैं, रोक लगा के रखते हैं, किस पे, जो हमें रोक लगा के रखते हैं, दैट गाइड सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एक्शंस, जो पॉलिटिकल एक्शंस है हमारे, और जो सोशियो इकोनॉमिक जैसे कि नॉर्म्स, एजुकेशन, कल्चर, ओके, ये सब जो चीज़ें हैं, इनवे स्टेटसेस जो होते हैं एक्चुअली, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, वेल्थ, ओके, देखो यहाँ पे है ना इनफॉर्मल कांस्टेंट, पॉलिसीज, रूल्स और नॉर्म्स, ये जो लगते हैं ना, जब ये पॉलिसीज बनती हैं, रूल्स बनती हैं, नॉर्म्स बनती हैं, जो गाइड करती है सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एक्शंस पे, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कांस्टेंट्स, तो ये रोक लगा के रखते हैं, एक तरीके से लिमिट लगा के रखते हैं, एक रेगुलेशन बना के रखते हैं, रेगुलेट करते हैं, और ये रेगुलेशन ही हेल्प करती है किसमें, ग्रोथ में, ताकि ग्रोथ में कैसे हेल्प करती है, ताकि वो स्टेबल रहे, क्या, एनवायरनमेंट, और क्या रहे, डायनामिक ना रहे, स्टेबल रहे, और वापस ऊपर जाएंगे, न्यूट्रल रहे, ट्रस्टवर्दी रहे, इन सब के लिए लॉज इतना सब कुछ करती है। अब बात कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन की क्या क्या करती है, ठीक है। अब सबसे पहले रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट एफिशिएंसी, जो रेगुलेट करते हैं, रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन, सबसे पहले कॉमन स्टूडेंट्स नो, सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो रेगुलेट करते हैं सिक्योरिटी मार्केट को, जैसे कि मुंबई में जो है, राइट,
sorry, ensures orderly conduct and curbs unfair trading to build investors confidence. जो इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस लाता है कि हमारे साथ क्या नहीं होगा, धोखा नहीं होगा, हमारा पैसा डूबेगा नहीं। वो रेगुलेट करता है किसको, सिक्योरिटी मार्केट को, इंश्योर करता है ऑर्डरली कंडक्ट की, ऑर्डरली कंडक्ट करे, ऑर्डर में रहे, तमीज में रहे, ठीक है, फ्रॉड ना हो, कर्ब करता है कर्ब करता है, बचाता है अनफेयर ट्रेडिंग, प्रिवेंट करता है अनफेयर ट्रेडिंग से, और उससे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। सीसीआई के कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया विच प्रिवेंट्स अनहेल्दी मोनोपोलीज, लेवल्स द प्लेइंग फील्ड एंड सपोर्ट्स क्रिएटिव इनोवेटिव बिजनेस प्रोग्रेसेस। ये सीसीआई आपने शायद बिजनेस स्टडीज में 11th-12th में पढ़ा होगा। सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो बिजनेसेस इसलिए बनाया गया था कि उनको ऐसा ना लगे कि अनहेल्दी मोनोपोलीज ना, अनहेल्दी मोनोपोलीज यानी कि मोनोपोली मतलब किसी एक का राज होना, ठीक है, वो अनहेल्दी ना होना कि दूसरों को वो ग्रो ही नहीं करने दे रहे, खुद ही लीड करे जा रहे, तो उसकी वजह से वो उनको कहते हैं अनहेल्दी मोनोपोली। जब ऑटोमेटिकली है, अगर अपने आप ही है तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जानबूझ के अनहेल्दी तरीके से बनना है गलत, तो उसको देखती है सीसीआई। लेवल्स द प्लेइंग फील्ड्स एंड सपोर्ट्स क्रिएटिव इनोवेटिव बिजनेस प्रोग्रेस। और जो बाकी जो बिजनेसेस हैं, जो बिजनेस का प्रोग्रेस है, अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं, अगर वो क्रिएटिव फील्ड में इनोवेशन है उनके अंदर, तो उनको प्रोटेक्ट करती है, उनके लिए कुछ उनको सपोर्ट करती है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मैनेजेस मॉनेटरी पॉलिसी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। आरबीआई तो इट इज दी, क्या बोलते हैं आरबीआई क्या है, आरबीआई क्या है, आरबीआई बैंकर्स बैंक है, बैंकर्स तो गवर्नमेंट है, वो क्या करता है, करेंसी इशूअर है, फॉरेन एक्सचेंज देखता है, इंडिया का मॉनेटरी अथॉरिटी देखता है, राइट। तो आरबीआई मैनेजेस मॉनेटरी पॉलिसी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट जुडिशियल इंस्टीट्यूशन, रूल ऑफ लॉ। अभी हम क्या करते हैं, रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन जो रेगुलेट करती है, ओके, पर्टिकुलर्स को। अबे जुडिशियल इंस्टीट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ। अ पावरफुल जुडिशियरी प्रोटेक्ट्स property right and upholds contracts. However, slow progress have been criticized. Okay, process. A powerful judiciary protects property rights. अगर जुडिशरी हमारी अच्छी होगी, हमारी जूरी अच्छी होगी, तो प्रॉपर्टी राइट प्रोटेक्ट होंगे। अपहोल्ड्स कॉन्ट्रैक्ट भी जैसे जैसे हैं सही हैं, सही तरीके से उनके ऊपर लिया जाएगा, किया जाएगा उनको। हाउएवर, लेकिन अगर स्लो प्रोसेसेस होंगे उनको क्रिटिसाइज करेंगे। रिफॉर्म्स लाइक ई-फिलिंग सिस्टम एंड फास्ट ट्रैक कोर्ट्स आर करंटली इम्प्रूविंग एफिशिएंसी। वही जो हो रहा था, दिक्कत आ रही थी, वो डिले कर रहे थे, ठीक है, उनको देखने में डिले कर रहे थे, तो फिर क्या किया, ई फाइलिंग सिस्टम, ओके, प्रॉपर्टी राइट्स में क्या किया, ई फाइलिंग ही करी, ओके, और उसमें क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट्स में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स लेके आए ताकि जल्दी जल्दी हो सके, सबका जो भी डिस्प्यूट्स है वो जल्दी जल्दी रिजॉल्व हो सके, और ई फाइलिंग सिस्टम लाए ताकि दिक्कत ना आए और ऑनलाइन तरीके से रहे, ई फाइलिंग सिस्टम में रहे, सब कुछ रहे। उसके बाद है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड एक्सेस टू कैपिटल। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है। बैंक्स एंड इंश्योरेंस प्रोवाइड वाइटल ग्रोथ कैपिटल। क्या करती है, ग्रोथ लाती है, किसमें, कैपिटल में। पॉलिसीज लाइक प्रधानमंत्री जनधन योजना enhances access in the underserved markets, promoting financial literacy and inclusion। मतलब बैंक्स और इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं ग्रोथ, किसमें, कैपिटल में, ग्रोथ कैपिटल पॉलिसीज जैसे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसमें क्या था, जो वीकर सेक्शन थे उनको वो धन दे रहे थे पर्टिकुलर के लिए, तो एनहांस करता है, क्या एनहांस करता है, जो अंडर सर्व्ड मार्केट है, जो थोड़े मतलब पुअर्टी लाइन में आते हैं, उनको अंडर सर्व्ड मार्केट्स को हेल्प कर रही थी, उनको क्या करती थी, प्रमोट कर रही थी। फाइनेंशियल लिटरेसी मनी के बारे में, फाइनेंस के बारे में लिटरेट कर रहे हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड इंक्लूजन। ओके, तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड एक्सेस टू कैपिटल है आपका। तो 3 टाइप्स हो गए, किसमें, इंस्टीट्यूशन में। रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन क्या है जो ग्रोथ में हेल्प करती है, रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन, ओके, जुडिशियल इंस्टीट्यूशन एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ओके, नाउ challenges and opportunities। a major challenge, बहुत बड़ा चैलेंज क्या है, द केस बैकलॉग इन इंडियन कोर्ट रेंडर्स जुडिशरी इनएफिशिएंट। भाई सबको पता, कोर्ट में डिले होता है, तभी बोलते हैं ना, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। वही बात हो जाती है कि जस्टिस नहीं मिल पाता, बैकलॉग इतना ज़्यादा होता है इंडियन कोर्ट्स में, तभी उसके लिए हमें नए कोर्ट्स बनाने पड़ रहे हैं, राइट। कंपनी वालों के लिए अलग है,
उनके लिए अलग है, इनके लिए अलग है, कॉन्ट्रैक्ट वालों के लिए अलग है, सबके लिए पर्टिकुलर कोड बनाने पड़ रहे, तब भी नहीं हो पा रहा, तब भी दिक्कत आ रही है। थोड़ी एफिशिएंसी बढ़ी है लेकिन फिर भी दिक्कत आ रही है, बिकॉज डिस्प्यूट्स इतने सारे और हमें कंक्लूजन हमें नहीं मिल पा रहा, जस्टिस नहीं मिल पा रहा, रेंडर करता है, प्रॉब्लम लाता है, जुडिशरी इनएफिशिएंट होती है इन इन्फोर्सिंग द कॉन्ट्रैक्ट्स। नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटी, द अपॉर्चुनिटी जो हम रिफॉर्म ला सकते हैं, एस्टैब्लिशिंग कमर्शियल कोर्ट्स एंड एनकरेज arbitration and mediation. These alternative dispute resolution ADR practices ease the load on traditional court and enhance judicial timeliness. अब ये क्या भला है, मतलब हमारे पास अपॉर्चुनिटी है रिफॉर्म लाने की, या हम कह सकते हैं कि हमें ये जो मेजर चैलेंज था ना, इसे पॉप अप करने का क्या तरीका है, ये तरीका है इस्टेब्लिशिंग कमर्शियल कोर्ट्स। हम कमर्शियल कोर्ट्स ले सकते हैं, वही जो हमने ऊपर बोला, और इनकरेज कर सकते हैं आर्बिट्रेशन को और मीडिएशन को। आर्बिट्रेशन और मीडिएशन क्या होता है, यानी कि हम आर्बिट्रेटर के पास और मीडिएटर के पास जा सकते हैं। किस लिए, व्हाट डज मीडिएटर डू, व्हाट डज आर्बिट्रेटर डू, उनका रोल क्या है। तो जो मीडिएटर का रोल है वो क्या है, फैसिलिटेट्स कन्वर्जन, ठीक है, फैसिलिटेट्स कन्वर्सेशन एंड हेल्प्स एक्सप्लोर सॉल्यूशन, दे डू नॉट इम्पोज अ डिसीजन। मतलब वो क्या हेल्प करते हैं, कन्वर्सेशन में हेल्प करते हैं। ओके, क्या कन्वर्स करेंगे, क्या बात करेंगे, वो एक्सप्लोर करेंगे सोल्यूशन। मतलब जिनके दो पार्टीज के बीच में, जिनके भी बीच में डिस्प्यूट है ना, उनको बैठ के बोलेंगे बातचीत करके सोल्यूशन निकालो, ठीक है। मीडिएटर क्या करेगा, कन्वर्जन बोलेगा, फैसिलिटेट करेगा कन्वर्सेशन, आराम से बैठो, बात करो, सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। ये एक इनफॉर्मल है, दिस इज मीडिएशन का जो है ये क्या है, इनफॉर्मल तरीका है। लेकिन जो आर्बिट्रेटर है वो फॉर्मल है, वो बाइंड करता है लीगली। अब जो आर्बिट्रेटर ने बोल दिया वो करना पड़ेगा। उधर क्या होता है आर्बिट्रेटर में, आर्बिट्रेटर क्या करता है, रोल क्या होता है उसका, वो आर्ग्यूमेंट्स सुनता है एक दूसरे का, जैसे जज सुनता है, जैसे वैसे ही वो भी आर्बिट्रेटर क्या करता है, वो भी ए पार्टी की बात सुनेगा, बी पार्टी की बात सुनेगा, उनके एविडेंसेस को रिव्यू करेगा और फिर एक बाइंडिंग डिसीजन बनाएगा यानी फाइनल डिसीजन। ओके, फिर उनकी एविडेंस को देख के, उनके आर्ग्यूमेंट्स को सुन के वो एक डिसीजन बनाता है, एंड ये फॉर्मल है। आर्बिट्रेशन इज फॉर्मल एंड मीडिएशन इज इनफॉर्मल। ओके, ये क्या है, एडीआर। एडीआर क्या होता है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, कि अगर आपका कोर्ट में नहीं हो पा रहा है, कोर्ट में मतलब जो भी है टाइम डिले हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो आप यहाँ पे जा सकते हो अल्टरनेटिवली अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराने के लिए, जो कि क्या करेगा, ईज द लोड ऑन ट्रेडिशनल कोर्ट। जो ट्रेडिशनल कोर्ट है उनका लोड कम होएगा, उनकी जो संख्या है उनकी केसेस की वो कम हो जाएगी, और एनहांस करेगा जुडिशियल टाइमलीनेस को, ठीक है। ओके, नाउ प्रैक्टिस टाइम। MCQs है, फर्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग प्रॉफिट, और देयर इज नो consistent improvement in people's socio-economic and political condition, only industrial activities development और growth in population and land। हमने पढ़ा तो था कि growth, लेकिन population में no, land area में no, only industrial activities no, growth means overall development, and the process of increasing profit for the business is no, it is not for increasing the profit for the business, it is for the whole country। तो और वो क्या होना चाहिए, improve करना चाहिए consistent improvement in people's socio-economic and political condition, that is the economic development की improve हो रहा है किस चीज़ में, सोशियो इकोनॉमिक में, पॉलिटिकल कंडीशंस पे। तो ये होगी हमारी रियल ग्रोथ। वेल्थ वगैरह से उठकर वेल्थ अपने आप बढ़ेगी अगर क्या होगा, सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन इंप्रूव हो जाएंगे। What is the role of law in economic development? अभी हमने इतने सारे लॉज के रूप में, मेक बिजनेस डिफिकल्ट, बिजनेस को डिफिकल्ट बनाना, टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन से करना नहीं, ठीक है। टू इंश्योर इकोनॉमिक ऑर्डरली, फेयर एंड कॉम्प्रिहेंसिबल, यस। टू एनकरेज मोनोपोलीज को तो एनकरेज नहीं करना, उनको तो डिमोटिवेट करना है, जो बेकार अनहेल्दी मोनोपोलीज हैं उनको। इंश्योर करता है क्या, रोल ऑफ लॉ क्या करेगा, इंश्योर करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी आर ऑर्डरली, तमीज से हो, ऑर्डरली हो, फेयर हो, सही तरीके से और कॉम्प्रिहेंसिबल हो, ठीक है। मेक टू इंश्योर इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ऑर्डरली, फेयर एंड कॉम्प्रिहेंसिबल, दैट इज अ रोल ऑफ लॉ इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स। प्रॉपर्टी राइट्स क्या करेगी, इंश्योर करेगी इक्वल इनकम ऑफ ऑल इंडिविजुअल, नो,
दे प्रिवेंट बिजनेसेस फ्रॉम यूजिंग रिसोर्सेज, नहीं वो क्यों प्रिवेंट करेगी? दे रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट, वाई? प्रॉपर्टी राइट्स है, वो इंटरनेशनल मार्केट को क्या करेगी? तो दे प्रोवाइड सिक्योरिटी इन ओनरशिप, वो सिक्योरिटी देते हैं ओनरशिप में, अलाउइंग एफिशिएंट यूज एंड डिस्पोजल ऑफ रिसोर्सेज। अभी भी बताया था ये हमें सिक्योर हो जाएंगे, मतलब कि हम निश्चिंत रहेंगे, कोई क्लेम दूसरा नहीं आके करेगा हमारी ऑनरशिप पे, हम उसके ऑनर होंगे। जो भी हमारा रिसोर्स है हम उसका एफिशिएंटली यूज भी कर सकते हैं और डिस्पोज ऑफ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ डज डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, जो था ये हमने ऊपर पढ़ा था, कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ? इसने कैसे, डिजिटल इंडिया ने हमें कैसे हेल्प किया? रिड्यूसिंग लैंड प्राइसेस, नहीं, वाई इट विल बाय नेशनलाइजिंग एन एग्रीकल्चर लैंड, नो, बाय लिमिटिंग फॉरेन ओनरशिप ऑफ द लैंड, नहीं, वो क्यों करेगा? बाय इंप्रूविंग ट्रांसपेरेंसी इन लैंड ओनरशिप रिकॉर्ड्स, ताकि डिजिटल रहेगा, सबको पता चलेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा, डिस्प्यूट्स भी कम होंगे, ठीक है। Improving transparency in land ownership records. Next, what is the purpose of contract law in economic development? Contract law क्या करेगी? Make trading between nations allow to allow businesses to cancel contract without consequences. No, to restrict local businesses from forming partnership. Why? It will stop you from forming partnership. तो ये क्या करेगा? इसका पर्पस क्या है कॉन्ट्रैक्ट लॉ का? टू इंश्योर दैट द कॉन्ट्रैक्ट्स आर एनफोर्सेबल, प्रोवाइडिंग अ सिक्योर एनवायरनमेंट, वो एक एनवायरनमेंट क्या सिक्योर कर सके फॉर द बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिकॉज यू हैव अ कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको दिक्कत की बात नहीं है, सब कुछ लॉ के अकॉर्डिंग है, बाइंडिंग फोर्स है। What is the significant drawback of India's judicial system in the context of economic development? ड्रॉबैक क्या है इंडियन जुडिशियल सिस्टम का? कि क्या होता है? डिले होता है रिजॉल्व करने में केस को, बैकलॉग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। हाई लीगल फीस है, लेकिन वो इंडियन जुडिशियल का कोई उसमें कसूर नहीं है, लैक ऑफ लीगल प्रोफेशनल्स का भी नहीं है, और करप्शन इन जुडिशियल उसका क्या कर सकता है, लेकिन मेन हमने क्या पढ़ा था? डिलेज इन रिजॉल्विंग केसेस ड्यू टू बैकलॉग्स। मेजर रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन जो इंश्योर करता है ऑर्डरली कंडक्टेड इंडिया सिक्योरिटी, सिक्योरिटी कौन सी है? सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आरबीआई तो बैंक है, एंड सीसीआई फॉर कंपटीशन जो है वो हेल्दी रहे, ज़्यादा वैसा ना हो, और नीति आयोग इज समथिंग एल्स। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया? ऑब्जेक्टिव क्या है? To regulate the stock exchange? No, that is RBI. To ensure currency notes and manage monetary system? That is also RBI. To prevent the unhealthy competition and level for playing fields? To modernize rules and land records? No. Which alternative dispute resolution method is highly encouraged by bypass judicial backlogs in commercial disputes? क्या हो जाएगा? कौन सा अल्टरनेटिव है हमारे पास? Which alternative does it talking about? अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जो कि क्या है? आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन। ओके, एफआईआर कराना चाहोगे? पीआईएल में रहोगे? नाउ द मेन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, ओके, जो आएगा, अभी तक तो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, मतलब उसी में से ही है, बट नाउ जो आपको एक्चुअली लिखना क्या है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द वेरियस चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर स्ट्रेंथनिंग लॉज एंड इंस्टीट्यूशन इन इंडिया? क्या अलग अलग प्रकार के चैलेंजेस आते हैं और फिर अपॉर्चुनिटीज में मिलती है स्ट्रेंथन कर सके ताकि वो लोग और इंस्टीट्यूशन इन इंडिया को। चैलेंजेस क्या है? देखो, द मोस्ट सिग्निफिकेंट हर्डल क्या है? मैसिव केस बैकलॉग, हमने पढ़ा, इन द इंडियन लीगल सिस्टम। दिस कॉजेज सेवियर डिलेज, जिसकी वजह से क्या होता है? डिलेज हो जाती है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में और कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट में। डिस्करेज करता है एंड डिस्करेजिंग इन्वेस्टमेंट, ओके, इनके अंदर की बेकार है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट अगर नहीं हो पाएगा ढंग से तो वो इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करेगा ही ना। अपॉर्चुनिटीज द ट्रांजिशन टुवर्ड्स अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, एडीआर की तरफ आप ट्रांजिट ले लो, उधर डाइवर्ट हो जाओ, अल्टरनेटिव ये ले लो आप, सच एज आर्बिट्रेशन मीडिएशन ऑफर्स अ फास्टर अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल लिटिगेशन, और एस्टैब्लिश करना कमर्शियल कोर्ट्स, जो नॉर्मल ट्रेडिशनल कोर्ट्स है उनकी थोड़ी सी परेशानी कम कर दे, उनका बोझ थोड़ा कम कर दे, और डिजिटलाइजिंग लीगल रिकॉर्ड्स, जो जैसे प्रॉपर्टी राइट्स में मैंने पढ़ा कि उसमें क्या करते हैं? डिजिटलाइजेशन ला दें, एंड वाइटल अपॉर्चुनिटीज टू स्ट्रीमलाइन दी जुडिशरी। नेक्स्ट,
डिस्क्राइब द रोल ऑफ लॉज इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। रोल ऑफ लॉ का, कानून का क्या रोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में? क्या है? सबसे पहले प्रॉपर्टी राइट्स पढ़ेंगे, फिर हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ेंगे और लेबर लॉ पढ़ेंगे। मैं 3 पढ़े थे। प्रॉपर्टी लॉ में क्या प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ द ओनरशिप, ओनरशिप की प्रोटेक्शन देता है, सिक्योरिटी देता है, जैसे हमने पढ़ा था DLRMP, अलाउइंग एसेट्स टू बी यूज्ड फॉर वेल्थ क्रिएशन। और हम एसेट्स को किसके लिए यूज करेंगे? वेल्थ को क्रिएट करने के लिए, जो अल्टीमेटली इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। कॉन्ट्रैक्ट लॉ टू इंश्योर एनफोर्सिबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट उनको एनफोर्स करे ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट बने, और फिर कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर हम उसको सही से, मतलब अगर कोई डिस्प्यूट हो तो हम उसको रिजॉल्व कर सके। मोटिवेटिंग ट्रेड, ट्रेड को मोटिवेट करता है, हम चाहे वो लोकली हो चाहे वो फॉरेनर हो, फॉरेन लॉ कॉन्ट्रैक्ट हो, हम बिजनेस अच्छे से कर पाते हैं, निश्चिंत होकर कर पाते हैं। लेबर लॉज प्रोवाइड अ मिडिल वे, लेबर लॉ में एक मिडिल वे लिया है कि ना ही एम्प्लॉय को दिक्कत हो ना ही एम्प्लॉयर को दिक्कत हो। बिजनेस में फ्लेक्सिबिलिटी है विद वर्कर्स राइट लीडिंग टू अ फॉर्मलाइज्ड वर्क फोर्स, ताकि इनफॉर्मल तरीके से भी जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय को ले ना सके। ठीक है। थर्ड, एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इंस्टीट्यूशन क्या करेगी? उसमें 3 है। कौन से? रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन जैसे RBI, SEBI वगैरह, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जनधन योजना, और जुडिशियल रूल ऑफ लॉ। रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन में क्या? बॉडीज लाइक SEBI मेंटेन ऑर्डर एंड सिक्योरिटी, CCI में इंश्योर्स अ फेयर कंपटीशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स प्रोवाइड अ वाइटल कैपिटल। ठीक है। और इनिशिएटिव्स लाइक जन धन योजना प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन की, फाइनेंशियल तरीके से हम और इन्वेस्ट करें और भी मतलब करें। जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ, फाउंडेशनल फॉर इन्वेस्टर ट्रस्ट, ये इन्वेस्टर का ट्रस्ट बना रहे। ठीक है, दैट्स इट। और है क्या? हाँ है। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ न्यू लेबर कोड्स ऑफ इंडिया इकोनॉमी। मतलब इम्पैक्ट क्या आ रहा है न्यू लेबर कोड्स पे इंडियन इकोनॉमी? इम्पैक्ट ऑफ न्यू लेबर कोड का इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है? हिस्टोरिकली जो स्ट्रिक्ट लेबर लॉज थे वो डिस्करेज करते थे क्या? हायरिंग, एक्सपैंडेड इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट को। अब जो गवर्नमेंट है कंसोलिडेट कर दिया, उसमें बहुत सारे मतलब बहुत सारे लॉज को कंसोलिडेट करके एक ही बना दिया, इनटू एक क्या बनाया, मतलब बहुत सारे लॉ थे उनमें आप कंसोलिडेट करके सिर्फ 4 रह गए, सिर्फ 4 रह गए। कौन से 4 न्यू लेबर लॉ कोड्स कौन से थे? कौन से थे वो न्यू लेबर कोड्स? हमने पढ़े थे ना। Here, code on wages, industrial relation code, code on social security और occupational safety, health and working conditions. ठीक है, तो अभी अगर याद रहे तो आप यू कैन राइट इट ऑल्सो। और इससे हुआ कि 4 न्यू लेबर कोड आने से जो स्ट्रक्चर था वो सिंपल हो गया, सिंप्लीफाइड कॉम्प्लायंस ऑफ फॉर बिजनेसेस। ठीक है, जो इतने सारे लॉस थे वो बेसिकली 4 में ही कन्वर्ट हो गए हैं अब। और क्या? इंश्योरिंग द प्रोटेक्शन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, और अभी भी ये नहीं है कि एम्प्लॉयर को कोई दिक्कत है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन एजेंडाज में कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी प्रोटेक्ट कर रहा है। और मिडवे आ गया है, अप्रोच दैट प्रिवेंट्स द बिजनेसेस फ्रॉम शाइंग अवे फ्रॉम फॉर्मली हायरिंग, कि शाइंग अवे मतलब कि वो नहीं रखते थे, इनफॉर्मल तरीके से रखते थे, वो फॉर्मल तरीके से हायर कर सकते हैं, जो इंक्रीज करेगा ओवरऑल नेशन की प्रोडक्टिविटी। क्योंकि अगर वो इनफॉर्मल तरीके से करेंगे तो वो अपना वो नहीं दिखाएंगे कि उन्होंने कितना मतलब प्रोड्यूस किया है, और ना ही वो जो वेजर है जिसको मिल रहा है वर्कर को, वो ना ही अपनी इनकम दिखाएगा। तो इसलिए उससे हमारा जो डेटा था वो खराब हो रहा था, वेग हो रहा था, और नेशनल प्रोडक्टिविटी में भी हिंड्रेंस आ रही थी, तो अब वो इंक्रीज हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट, हाउ डू रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन जैसे कि SEBI है, CCI है, वो कंट्रीब्यूट करते हैं स्पेसिफिकली टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो SEBI क्या करती है? ओवरसी करती है किसको? सिक्योरिटी मार्केट को, ताकि कोई भी इन्वेस्टमेंट में घपला ना हो, गड़बड़ ना हो। इट्स टाइमलीनेस इंश्योर्स ऑर्डरली कंडक्ट, ढंग से कंडक्ट करें मार्केट को, बाय कर्विंग अनफेयर ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस, जो ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस है वो अनफेयर तरीके से ना हो। और बिल्ड करता है कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, इन्वेस्टर के लिए कॉन्फिडेंस करता है कि उसका पैसा डूबेगा नहीं। CCI कॉम्पिटिशन कमीशन, जिसमें क्या है? प्रिवेंट करता है अनहेल्दी मोनोपोलीज को, मोनोपोली जो है वो अनहेल्दी तरीके से ना बनी हो, बाय लेवलिंग द प्लेइंग फील्ड। ओके, इट सपोज क्रिएटिव एक्टिविटी को सपोर्ट करता है, एंटाइजिंग फॉरेन फंडिंग एंड इंश्योरिंग स्मॉलर इनोवेटिव फर्म्स हैव अ फेयर चांस टू कम्पीट, उनको भी इक्वल मौका मिले, जो स्मॉल कंपनीज हैं उनको भी, MSMEs वगैरह हैं उनको भी क्या मिले? इक्वल चांस मिले, फेयर चांस मिले कम्पीट करने का। ठीक है, ओके, दैट्स इट, finish chapter number 1, finish।
थैंक यू।